नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? सभी लोग सही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर की सेकंड क्लास। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की सेकंड क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास इसके पिछला वाला जो भी हमारा वीडियो हुआ है उसमें हमने हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट क्लास पढ़ा दी। ठीक है, और ये आपकी नेमराज सुंडा की जो बुक सीरीज है, कंप्लीट बुक सीरीज है। ठीक है, वो इस समय स्टार्ट कंटिन्यू चल रही है, तो इसे जरूर अटेंड करते रहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है निम्रा सुंडा की, उसे भी आपको जरूर अटेंड करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आज स्टार्ट करेंगे विटामिन से। हम लोग देखते हैं विटामिन किस फ्रूट में ज्यादा होता है, किस किस सब्जी में ज्यादा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्या होता है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम? कैरोटीन होता है या रेटिनॉल होता है? क्या होता है? कैरोटीन होता है या रेटिनॉल होता है। ठीक है, अगर फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में किस में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है? आम में पाया जाता है। उसके बाद पपीता में पाया जाएगा। अगर सब्जियों की बात करते हैं तो बथुआ की जो पत्तियां होती है, ठीक है, जो लीव्स होती हैं किसकी? बथुआ की, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी 1 की बात करते हैं, ये थायमिन में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा सबसे ज्यादा विटामिन बी 1? ये पाया जाएगा काजू में। ठीक है, और अगर सब्जियों की बात करते हैं किस में पाया जाएगा? मिर्च में पाया जाएगा। विटामिन बी 2, इसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बेल में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? बेल में पाया जाएगा। ठीक है, अगर सब्जियों की बात करते हैं तो मेथी की पत्तियों में। मतलब विटामिन ए किस में पाया जाएगा? बथुआ की पत्ती में। मेथी की पत्ती में पे क्या पाया जाएगा? विटामिन बी 2 पाया जाएगा। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। उसके बाद आंवला में पाया जाता है। ठीक है, अगर सब्जियों की बात करते हैं धनिया की पत्तियों में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, मतलब बथुआ की पत्ती में विटामिन ए, मेथी के पत्ती में विटामिन बी 2, और अगर धनिया की पत्ती की बात करें तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं सबसे ज्यादा किशमिश में पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। और अगर सब्जी की बात करते हैं केसावा और टोपियोका में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करते हैं सबसे ज्यादा काजू में पाया जाता है। हरा मटर में सब्जी में पाया जाता है। ठीक है, फैट या वसा की बात करते हैं तो अगर फल की बात करें तो अखरोट में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। आलू में सबसे ज्यादा फैट सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, अगर रेशा की बात करते हैं, ठीक है, फाइबर की बात करते हैं, फाइबर जो है किस फल में सबसे ज्यादा पाया जाएगा? अंजीर में। अगर सब्जी की बात करते हैं तो आलू में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है। मतलब फैट और फाइबर दोनों चीजें किस में पाई जाएंगी? ये आलू में पाई जाएंगी। कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम किस फल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? लीची में पाया जाता है। और अगर सब्जी की बात करते हैं कैल्शियम अगाथी में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? अगाथी में पाया जाएगा। ठीक है, फास्फोरस की बात करते हैं, बादाम में ज्यादा पाया जाता है, काजू में भी फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, सब्जी में चौलाई में फास्फोरस पाया जाता है। आयरन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? करौंदा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद खजूर में पाया जाएगा। अगर सब्जी की बात करते हैं किसमें पाया जाएगा? चौलाई में पाया जाता है। ठीक है, तो चौलाई में फास्फोरस आयरन दोनों सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कुल कैलोरी मान की बात करते हैं, ठीक है, तो अखरोट में सबसे ज्यादा कैलोरी होता है, 687 कैलोरी पर 100 ग्राम होता है। अगर सब्जी में किसमें से सबसे ज्यादा कैलोरी होता है? वो होता है टोपिका में। ठीक है, टोपियाका या कसावा में होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इनका रोल क्या होता है प्लांट में, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। पहला हार्मोन क्या है हमारा? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये किसने दिया था? डब्ल्यू वेंट ने दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन किसने दिया था? F.W. वेंट ने दिया था। ठीक है, इससे पौधों में शीर्ष प्रभुत्वता मतलब एपिकल बट डोमिनेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? एपिकल बट डोमिनेंस पाया जाता है। किसमें? ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, यह टिश्यू कल्चर में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हमारा ऑक्सिन के द्वारा। ठीक है, ये कई प्रकार का होता है। ये होता है इंडोल एसिटिक एसिड, एक होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एक होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, एक होता है 2,4-D या डिकामा। ठीक है, अगर इंडोल एसिटिक एसिड की बात करें तो ये नेचुरल होता है। ठीक है, अगर इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA या NAA की बात करें तो ये सिंथेटिक होता है। ठीक है, डिकाम्बा क्या होता है? 2,4-D क्या होता है? ये किसी फर्टिलाइजर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगर इंडोल एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो फल झड़ने से रोकता है। मतलब जो फ्रूट ड्रॉप होता है उसको कौन रोकता है? इंडोल एसिटिक एसिड रोकता है। ठीक है, अगर इंडोल ब्यूटारिक एसिड की बात करें तो
जड़ फुटान के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, मतलब रूट इनिशिएशन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की बात करें, फूलों के विलरीकरण व फूल झड़ने से रोकने के लिए, ठीक है, मतलब फूल को फॉर्मेशन करने के लिए, फ्लावर फॉर्मेशन करने के लिए और फ्लावर को नीचे झड़ने से रोकने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड डाला जाता है, ठीक है। 2,4-D की बात करते हैं, ये दोनों 20 ppm से ज्यादा मात्रा में काम में हो, मतलब अगर 20 ppm से ज्यादा है, ठीक है, तो ये हर्बिसाइड के रूप में काम करेंगे। अगर दोनों 20 ppm से कम है तो ये हार्मोन के रूप में काम करेंगे, ठीक है। 20 ppm से कम है तो हार्मोन के रूप में काम करते हैं, 20 ppm से ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये दोनों किसमें जो हमारा शाकनाशी होता है या हर्बिसाइड होता है उसके रूप में काम में आते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, सिंथेटिक हार्मोन होता है। कैसा होता है, सिंथेटिक हार्मोन होता है। दूसरा हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की, ठीक है। सेकंड हार्मोन की अगर हम बात करें, दूसरा क्या है, साइटोकाइनिन। तो अगर हम लोग साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में कौन भाग लेता है, साइटोकाइनिन लेता है, ठीक। अगला हमारा क्या है, जिब्रेलिन। कोशिका आकार में वृद्धि या सुसुप्तावस्था तोड़ता है, मतलब डोरमेंसी जो ब्रेक करता है, कौन सा हार्मोन होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का क्या होता है, विपरीत जलवायु भी जो परिस्थिति होती है पौधों को तनाव से बचाने, स्ट्रेस एडवाइजर को का काम करता है तथा सुसुप्तावस्था प्रेरित करता है। मतलब सुसुप्तावस्था लाने का कौन काम करता है, एब्सिसिक एसिड। सुसुप्तावस्था तोड़ने का कौन काम करता है, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। जल्दी बूढ़ापन कौन ला देता है, एब्सिसिक एसिड। और बूढ़ापन रोकने का काम कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। ये सारी चीजें होती। एथिलीन की बात करते हैं, फलों को पकने व गैसीय रूप में हार्मोन होता है, मतलब फलों को पकाने के लिए जिस हार्मोन का यूज किया जाता है गैस के रूप में वो कौन होता है, एथिलीन होता है, ठीक है। और इसमें आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसमें कैसी ग्रोथ होती है, आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ होती है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इथेरल, एक होता है इथेफोन। इथेरल क्या होता है, यह द्रव्य रूप होता है जो केला, बेर, खजूर पकाने के लिए काम में होता है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या होता है, इथेरल। इथोफोन की बात करते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। फोन मतलब गैसियस फॉर्म में होता है, जो गन्ना, कॉफी आदि पकाने में के काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोसिल, ठीक है। साइकोसेल हार्मोन कौन सा होता है, इसे क्लोरम क्वाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरम क्वाट भी कहते हैं। यह गेहूं में बौनेपन के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, ताकि फसल के ज्यादा बढ़वार गिरे नहीं, इसलिए लॉगिंग प्रिवेंटर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो गेहूं का बौनापन होता है, ड्वार्फनेस होती है किसकी, व्हीट की, तो उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, जिससे कि क्या होता है, जब हमारा प्लांट लंबा होगा नहीं तो आसानी से गिरेगा नहीं, जब गिरेगा नहीं तो उस जो गिरने की क्षमता होती है उसको कम करता है, ठीक है। अगला है हमारा मैलिक हाइड्राजाइड। यह वृद्धि अवरोधक होता है, मतलब गति को वृद्धि को रोकता है, जो भंडारण में प्याज की स्प्राउटिंग को रोकने के काम आता है, ठीक है। मैलिक हाइड्राजाइड का हम तब यूज करते हैं जब हम प्याज को भंडारित करते हैं, ठीक है। जब भंडारित कर देंगे तो जब इस पे हम स्प्रे करेंगे या हार्मोन का यूज करेंगे तो क्या करेगा, स्प्राउटिंग को रोक देगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है फ्रूट प्रिजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट प्रिजर्वेशन क्या, प्रिजर्वेशन का अर्थ ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को प्रिजर्व करना। अब फ्रूट है तो मतलब फलों को प्रिजर्व करने की बात हो रही है, ठीक है। प्रिजर्व का मतलब होता है लंबे समय तक उनको सुरक्षित बनाए रखना, प्रिजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर बात करते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी विधियां कौन कौन सी, इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स कौन कौन से। सबसे पहले आता है स्टरलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन में आता है स्टरलाइजेशन। अगर स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए फल एवं सब्जियों को 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर गर्म करना निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन कहलाता है। निर्जमीकरण में हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के जीवाणुओं को खत्म किया जाता है। मतलब स्टरलाइजेशन जो होता है इसमें लाभदायक और हानिकारक जितने जो भी दोनों जीवाणु हैं उन्हें खत्म किया जाता है। कितना टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं अगर दूसरी बात करें, एक होता है हमारा पास्चुराइजेशन या पास्चुरीकरण। सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, ठीक है। कितना, अगर स्टेलाइजेशन देंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर देंगे, अगर पास्चुराइजेशन करें 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे, ठीक है। इसमें केवल हानिकारक जीवाणु को खत्म किया जाता है। एक अंतर इसमें मेन होता है, पास्चुराइजेशन मतलब केवल हानिकारक जीवाणु, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, और जो स्टेलाइजेशन होता है इसमें हार्मफुल और जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया दोनों को खत्म किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा विधि है फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग तो सब लोग समझ ही रहे होंगे। फ्रीजिंग क्या होता है? मतलब ठंडापन प्रदान करता है, ठीक है। यह परीक्षण की अस्थायी विधि है, मतलब टेम्परेरी विधि है। आलू का लंबे समय तक भंडारण 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है, ठीक है। अगर लंबे समय तक हमें भंडारित करना है या स्टोर करना है आलू को, तो हम कितना टेम्परेचर देंगे? 7.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे। ये दो टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड कोल्ड स्टोरेज में, और एक होता है चिलिंग स्टोरेज। कूल स्टोरेज होता है जिसमें फल एवं सब्जियों को 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित करते हैं। चिलिंग स्टोरेज क्या होता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करते हैं, ठीक। अगला हम बात करते हैं क्राई प्रिजर्वेशन की, ठीक है। क्राई प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। क्राई प्रिजर्वेशन, क्राई का मतलब होता है रोते हैं, रोने से क्या निकलता है? तरल हमारी आंखों से निकलता है। इसीलिए अगर बात करते हैं जहाँ क्राई प्रिजर्वेशन का आता है, ठीक है, वहाँ तरल नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं। और कितने टेम्परेचर पर करते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को रख देते हैं, जो कि लंबे समय तक हमारा सुरक्षित रहता है। अगला हमारा विधि है ड्राइंग या सुखाना, ठीक है। इंग्लिश में ड्राइंग बोलेंगे, हिंदी में सुखाना बोलेंगे। ऊष्मा द्वारा, मतलब हम हीट देते हैं या धूप द्वारा फल एवं सब्जियों को नमी को निकाल के परीक्षण करना सुखाना कहलाता है, ठीक है। या तो हम धूप के द्वारा उनकी नमी को निकाल देंगे फल या सब्जी की, या तो हम गर्मी देंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, जिस भी तरीके से दे पाए। उसे क्या करेंगे? वो लंबे समय तक अगर हमारा बना रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सुखाना कहेंगे। इसमें सामान्यतः 10% से कम नमी रखते हैं, जैसे अंगूर से किशमिश बनाना, ठीक है। नमी की बात करते हैं, अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो फल हो या सब्जी हो, इसमें नॉर्मली जो है 10% से कम नमी रखते हैं, ठीक। दो टाइप का होता है, एक होता है सन ड्रायर, एक होता है डिहाइड्रेटर, ठीक है। सुखाना ड्राइंग दो टाइप का होता है, एक होता है सन ड्रायर। सन ड्रायर का मतलब समझ रहे हैं? जो जो हमारी सनलाइट होती है उसके डायरेक्ट उसमें रखने पे जो हमारी फल होता है या सब्जी होती है उसको सुखाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सन ड्रायर बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे सस्ती और सरल विधि है, ठीक है। डिहाइड्रेटर क्या होता है? फल एवं सब्जियों को बंद वातावरण में एक निश्चित तापमान पर रखकर सुखाते हैं। मतलब मान लो हमने ये ऊपर से तंबू एक तान दिया, इसमें हम अपनी फल सब्जी रखे हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो सनरेज है, सनलाइट है, वो नहीं पड़ रही है, इसको हम अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके सुखा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिहाइड्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटर कहते हैं। इसमें सुखाए गए पदार्थ सूर्य की धूप की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता एवं स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है या परासरण क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं चीनी द्वारा, ठीक। परासरण की प्रक्रिया जो है सबसे पहले चीनी द्वारा यूज की जाती है। इसमें चीनी को 65 से 70% सांद्रता परीक्षण का काम करती है। मतलब अगर हम चीनी की बात करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन कितना कहते हैं? 65 से 70% करते हैं। इसमें हम चीनी से क्या बनाते हैं? मुरब्बा बनाते हैं, जेली बनाते हैं, जैम बनाते हैं, मार्मलेट। ये सभी चीजों में अगर हम चीनी मिला देते हैं, कितनी सांद्रता से? 65 से 70%, तो लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। यूज ऑफ साल्ट, नमक का यूज करके 15 से 20% नमक का की सांद्रता का हम परीक्षण करते हैं, ठीक है। नमक की हम कितनी मात्रा रखते हैं? 15 से 20%, ठीक। कंसंट्रेशन 15 से 20-25% रखते हैं, ठीक है। जैसे अचार में 15% नमक की सांद्रता रखते हैं, जो कि लंबे समय तक हमारा बना रहता है। ऑयल की बात करते हैं, तेल की बात करते हैं। जो हमारा अचार होता है उसमें तेल और नमक का परीक्षण किया जाता है, जो कि लंबे समय तक हमारा, देखते हैं ना कि अचार एक बार बनाते लंबे समय तक रखा रहता है, तो उसमें क्या होता है? हमारा तेल होता है और नमक होता है। विनेगर की बात करते हैं, सिरके की बात करते हैं। ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें एसिटिक एसिड होता है, जो कि बैक्टीरिया एवं खमीर के वृद्धि को रोकता है, ठीक है। इसकी कितनी सांद्रता होनी चाहिए? 2 से 3% इसकी कंसंट्रेशन या इसकी मात्रा होनी चाहिए, इसकी विनेगर की। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा है केमिकल प्रिजर्वेशन, ठीक है। जो केमिकल्स के द्वारा प्रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला आ जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या आ जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आ जाता है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में KMS बोलते हैं, ठीक है। इस रसायन का प्रयोग रंगहीन फलों के लिए, जो फल रंगहीन होते हैं या कलरलेस होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी सांद्रता की बात करें तो इसकी मात्रा या अगर सांद्रता या कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो ये 350 से 500 ppm होना चाहिए। या अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो 0 से 0.3 से 0.05% होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? पोटेशियम उपस्थित रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? फलों का रंग जो है उड़ा देता है, ठीक है। तो अगर फलों का रंग होगा
तो ये अगर मेटाबाई सल्फाइड यूज करेंगे तो पोटेशियम क्या करेगा, फलों का रंग उड़ा देगा, तो हमारे फल रंगीन से क्या हो जाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे, ठीक है, कलर से कलरलेस हो जाएंगे। इसीलिए इसका प्रयोग किसमें करते हैं, कलरलेस फ्रूट में करते हैं, ठीक है। अगला हमारा होता है सोडियम बेंजोएट। क्या होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जो सांद्रता होती है, इसकी मात्रा होती है 700 ppm लेते हैं, या 0.07% तक इसकी मात्रा को लेते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः ईस्ट जो होता है उसको नष्ट करने के काम में आता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट में उपस्थित बेंजोइक अम्ल, ठीक, सोडियम बेंजोएट में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है, जो कि प्रिजर्वेटिव के लिए मतलब इसमें माना जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रिजर्वेशन करता है। यह कम अम्लीय रंगीन फलों के परीक्षण के लिए होता है, और ये जो होता है ये कलर्ड फ्रूट के लिए होता है। किसके लिए होता है, कलर्ड फ्रूट के लिए। और अगर पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड की बात करते हैं तो किसके लिए होगा, वो होगा कलरलेस फ्रूट के लिए। अगला हमारा है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट जो होता है इसकी मात्रा की बात करें 700 ppm होनी चाहिए, ठीक है। अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो 0.07 ppm सॉरी परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। यह किसको जो मुख्यतः किसको नष्ट करने के लिए होता है, ये जो हमारा ईस्ट होता है, ठीक है, खमीर, इसको नष्ट करने के काम में आता है। सोडियम बेंजोएट में उपस्थित जो बेंजोइक अम्ल होता है ये प्रिजर्वेशन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, मतलब इसके द्वारा ही, इस एसिड के द्वारा ही प्रिजर्वेशन किया जाता है। या कम अम्लीय रंगीन फलों के लिए होता है, मतलब ये जो होता है ये कलर फ्रूट के लिए होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, वो किसके लिए होता है, कलरलेस फ्रूट के लिए होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हम यूज करते हैं, पोटेशियम सॉरी जो टमाटर का केचप होता है उसके लिए यूज करते हैं, सॉस में यूज करते हैं, चटनी में यूज करते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सोडियम बेंजोएट होता है। क्या होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है। अगला हमारा जो प्रोसेस आ जाता है वो आता है किण्वन। कौन सा प्रोसेस होता है, किण्वन या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, किण्वन में एंजाइम्स और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में शर्करा वाले पदार्थों का अपघटन होता है, ठीक है। मतलब सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक, और उसमें एंजाइम होंगे, इनके दोनों के द्वारा क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसको किण्वित करके उसमें क्या किया जाता है, जो उसकी शुगर होती है उसको डिकम्पोज किया जाता है। क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। और इसमें मुख्यतः जो होता है एल्कोहलिक किण्वन होता है, मतलब जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है वो किया जाता है। जैसे शराब एवं शराब युक्त पदार्थों में 7 से 20% एल्कोहल परीक्षण का काम में आती है, ठीक है। जो हमारी शराब होती, ठीक है, या शराब से युक्त जो पदार्थ बनता है, ठीक, उसमें 7 से 20% एल्कोहल काम में आता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। एसेप्सिस की बात करते हैं, एसेप्सिस की बात करते हैं, अरोगुणता की बात करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के आगमन को रोकना क्या कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। मतलब जो भी हमारी खाने योग्य चीजें हैं, ठीक है, उसमें हम जो सूक्ष्म जीव हमारे होते हैं उनको आने के लिए या उनमें लगने के लिए हम क्या करते हैं, रोकते हैं। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एसेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो हमारे फल होते हैं और सब्जियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के द्वारा खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें श्वसन होता है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा, तो उसमें क्या होगा, वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका प्रयोग करते हैं फल परीक्षण में, ठीक है। फ्रूट प्रिजर्वेशन में विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, जो कि लंबे समय तक टिके रहते हैं। रेडिएशन की बात करते हैं, रेडिएशन का मतलब होता है जो सूर्य की किरणें होती, ठीक है, सूर्य की किरणें होती, जो हमारी विकिरणें होती, जैसे इसमें क्या दिया गया, जो गामा रेज होती, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, ये सारी चीजें किसमें हो जाएंगी, ये रेडिएशन में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे, अगला है हमारा CO2 के द्वारा। CO2 के द्वारा जो हमारा बोतल बंदी होता है, बोतल बंदी का मतलब होता है जो भी हमारे पीने योग्य जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे हमारा कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है हमारी, ठीक है, जो हम लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, ये पेय पदार्थ होते हैं जो कि बोतल बंदी में आते हैं। तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 14.6 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर अगर पेय पदार्थ बन रहा है तो उसमें कितना हम यूज करेंगे, 14.6 ग्राम CO2 यूज करेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कैनिंग की। कैनिंग में क्या यूज होता है, कौन सा यूज होता है, ठीक है, परिरक्षण या जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है। फल एवं सब्जियों को डिब्बों में एक निश्चित तापमान पर उपचारित कर वायु रहित अवस्था, मतलब उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, बंद करके भविष्य के उपयोग के लिए परीक्षण करना डिब्बाबंदी कहलाता है। मतलब एक डिब्बे के अंदर
फल और सब्जियों को बंद कर दिया गया उनसे, और डिब्बे के अंदर की सारी वायु को, पूरी वायु को या एयर को निकाल दिया गया और उसको लंबे समय तक रख दिया गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिब्बाबंदी कहते हैं। डिब्बाबंदी व सूखना सबसे ज्यादा मटर में किया जाता है, ठीक है। जो डिब्बाबंदी होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, मटर में होती है। जैसे हम लोग देखते नहीं, सफल मटर आता है, क्या होता है, सफल मटर आता है, ठीक है। तो कैसे आता है, डिब्बाबंदी वगैरह करके आता है, ठीक है। इसके सिद्धांत क्या होते हैं डिब्बाबंदी के। अब हम बात करेंगे डिब्बाबंदी के सिद्धांत क्या होते हैं। अगर सिद्धांतों की बात करें तो उपयुक्त फल और सब्जियों का पहले चयन करना चाहिए, ठीक है, जो डिब्बों में आ सके, ठीक है। ऐसे नहीं बड़े फल ले लिए फिर डिब्बे में भर रहे, नहीं, जो कि डिब्बों में चयनित किए जा सके। जैसे हमारा मटर हो गया, भिंडी हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, फूल गोभी हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जियां हो गई। अगर फल की बात करते हैं, अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, लीची हो गया, आम हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे फल आ जाएंगे, जो कि डिब्बाबंदी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है, फल व सब्जियों को छीलना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीलिंग कहते हैं। जैसे हाथ से छीलने में कौन कौन काम आता है, आम और पपीता। वाष्प पीलिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो आलू और टमाटर, आलू टमाटर को क्या करते हैं, उबालते हैं ना, उबालने के बाद फिर इसको हटाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प पीलिंग हो जाएगा। यांत्रिक पीलिंग, मशीनरी जो मैकेनिकल पीलिंग करते हैं, ठीक है, उसमें गाजर आ जाएगा, सेब आ जाएगा, अनानास आ जाएगा, किसी चीज से उसे छीलते हैं ना। कास्टिक सोडा द्वारा पीलिंग करते हैं, जैसे मैंडारिन, गाजर और शकरकंद। फ्लेम फ्लेम पीलिंग मतलब जैसे आग दे के उसको उसके छिलके को हटाते हैं, प्याज और लहसुन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती, पीलिंग में आ जाती, ठीक है। अगला हमारा आता है सिद्धांत ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है, ब्लांचिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है। ब्लांचिंग क्रिया फल और सब्जियों में छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर 2 से 5 मिनट तक 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं, ठीक है। मान लिया फल और सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, ठीक है, उनको 2 से 5 मिनट के लिए हमने 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया और उबाल लिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सिद्धांत नंबर 4 की, ठीक है, या प्रिंसिपल नंबर 4 की बात कर, डिब्बों में, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिब्बों में भर देते हैं फल एवं सब्जियों को। सीरप, ठीक है, जिसमें चीनी का घोल 20 से 50 ब्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, या ब्राइन जिसमें नमक का घोल 1 से 3% होना चाहिए, इसके साथ निर्जमीकृत डिब्बों में भरते हैं। निर्जमीकृत मतलब होता है जिसमें हम स्टेलाइजेशन कर चुके होते हैं, ठीक है। स्टेलाइजेशन में क्या होता था, जो लाभदायक हानिकारक बैक्टीरिया दोनों थे वो मर जाते थे, ठीक है। फलों के लिए सीरप और सब्जियों के लिए ब्राइन घोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब जो अगर सब्जी की डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो उसके लिए ब्राइन घोल, ब्राइन का मतलब होता है इसमें नमक का घोल 1 से 3% होना चाहिए। अगर सीरप की बात करें तो ये फल के लिए होगा, फल में 20 से 50 ब्रिक्स क्या होना चाहिए, चीनी का घोल होना चाहिए, ठीक है। अगला अगला हमारा जो प्रोसेस होता है एयर निष्कासन या एयर एक्सक्लूडन होता है, ठीक है। डिब्बा बंदी के दौरान डिब्बों के अंदर से वायु निष्कासन के लिए 82 से 87 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर 10 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक, किसको, डिब्बों को। डिब्बा बंदी वायु निष्कासन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वायु का एक्सक्लूडन कैसे हो रहा है। अगला हम बात करते हैं संसाधन की या प्रोसेसिंग की, ठीक है। बंद डिब्बों को एक उचित ताप टेम्परेचर पर रखकर जीवाणुओं को नष्ट करना, पुनः 39 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर ठंडा करना, ठीक है। मतलब पहले जीवाणु को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना, वहां पे जीवाणु को मारना, फिर लाके 39 डिग्री सेल्सियस पे उसे ठंडा करना। तो ये होता है हमारा प्रोसेसिंग, ठीक है। अगला इसमें कह रहा है सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तथा फलों में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 मिनट के लिए रखा जाता है। अगर हम बात करें डिब्बाबंदी में, ठीक है, तो डिब्बों में अगर भर दिया उसके बाद प्रोसेसिंग की, तो इसमें अगर टेम्परेचर फलों की बात, सॉरी सब्जियों की बात करते हैं तो 115 से 120-21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर फलों की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये सब्जी का हो गया 115 121, और 100 डिग्री सेल्सियस फलों का होना चाहिए। कितनी देर तक रखते हैं, 30 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीरो एनर्जी कूलर चैम्बर की अवधारणा। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि जीरो एनर्जी कूलर चैम्बर की अवधारणा क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यह वाष्पीकृत शीतलन पद्धति है जो इवोपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। इवोपोरेशन का मतलब होता है जो पानी अ, हवा द्वारा, ठीक है, जो वायुमंडल में चला जाता है उसे क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके सिद्धांत पे काम करता है। इसके निर्माण में कम लागत व आसानी से उपलब्ध होने वाले पदार्थ जैसे ईंट हो गया, रेत हो गया, बांस हो गया, टाट हो आदि वस्तुओं को द्वारा एक भंडारण कक्ष में
दोहरी दीवार की जो ईंटें होती वो बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली जगह रखते हैं जिसमें रेत भर देते हैं। मतलब दोनों तरफ से ये दीवारें बनाई गई, ठीक है, ये जो दीवारें बनाई गई, और इसमें जो 7.5 सेंटीमीटर खाली जगह होती है उसमें क्या कर देते हैं, रेत भर देते हैं, ठीक, क्या कर देते हैं, इसमें रेत भर देंगे तथा समय समय पर नम करते रहते हैं। इसके ऊपर घास फूस का बना छप्पर ढक देते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे रेत भर देंगे, इसके ऊपर जो छप्पर होगा घास फूस का वो ढक देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर बात करते हैं अगला प्रोसेस क्या है, इस प्रकार का कच्छ कृषक अपने घर पर बनाकर फल व सब्जियों को भंडारण कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं आर्द्रता 90% होनी चाहिए, ठीक है। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो फ्रूट प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, फल परिरक्षित उत्पाद होते हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनमें अंतर देखेंगे, ठीक है, कैसे बनते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैम, और साथ ही में देखेंगे जेली, ठीक है। जैम भी साथ ही में देखेंगे, जेली भी देखेंगे, ये क्या होता है। जो जैम की बात करते हैं, इसका पहला पॉइंट है, यह पूर्ण पके हुए फलों के गूदे को चीनी के साथ पकाकर तैयार किया गया एक गाढ़ा अपारदर्शक व्यंजन होता है। अपारदर्शक मतलब जो अगर एक लेयर बना देते तो इधर से उधर दिखाई नहीं देता, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब क्या होता कि फल का गूदा लिया गया, गूदे के साथ चीनी को मिक्स करके इसको पका के तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर जेली की बात करते हैं, यह अध पके या पके हुए सख्त फलों द्वारा बनाया गया एक गाढ़ा परंतु पारदर्शी अर्ध पारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है। मतलब ये जो होता है, ये पूरे पके हुए फल होते हैं, ये अर्ध पके भी फल हो सकते हैं और पके भी फल हो सकते हैं, ठीक है। और जो ठोस फल होते हैं उनको उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है, क्या, जेली, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं जैम के लिए पैक्टिन पदार्थ का होना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर जैम हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो पैक्टिन जो होता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। जेली के लिए पैक्टिन की आवश्यकता बहुत होती है, तो इसके लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए, 0.5 to 1% इसमें मात्रा होनी चाहिए, किसमें, जेली में, किसकी, पैक्टिन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और इसी में अगर बात करें पैक्टिन की, पैक्टिन परीक्षण एल्कोहल टेस्ट जेली मीटर या सीड मीटर से किया जाता है। अगर पैक्टिन परीक्षण हमें परीक्षण करना है, ठीक है, पैक्टिन का हमें टेस्टिंग करनी है, तो हम एल्कोहल टेस्ट कर सकते हैं, जेल मीटर टेस्ट कर सकते हैं, या सीड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैम में शर्करा, ठीक है, जो जैम होता है इसमें जो चीनी होती है फलों में उपस्थित अम्लता के आधार पर मिलाते हैं, ठीक है। जितनी उसमें एसिड होगा हमारे फल में, उसी के आधार पे हम वैसी चीनी मिलाएंगे या शर्करा मिलाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः हम कितनी चीनी मिलाते हैं, 68.5%, मतलब 68.5% हम चीनी मिलाते हैं जैम में, ठीक है, फलों में। जेली में चीनी फलों में उपस्थित पैक्टिन की मात्रा के आधार पर मिलाते हैं। इसका सामान्यतः कौन सा कितना परसेंटेज है, 60 से 65%, ठीक है। जैम में क्या करते हैं, चीनी अम्लता के आधार पर मिलाते हैं फलों की, जेली में चीनी पैक्टिन के आधार पर मिलाते हैं, ठीक है। 68.5% जैम में हम क्या मिलाते हैं, चीनी। अगर हम पैक्टिन के आधार पर बात करें तो 60 से 65% चीनी मिलाते हैं, ठीक है। जैम में टीएसएस टोटल सॉइल जो सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 68.5% होता है। इसमें कितना होता है टीएसएस, 65% होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर वहीं हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कितना देते हैं, 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको अगर सेल्सियस में बात करें तो 101 से 103 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। जैली में कितना होना चाहिए, 105.5 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 121 डिग्री, सॉरी 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है। अम्लता की बात करें जैम में कितनी होनी चाहिए, 0.5 से 0.6% होनी चाहिए। फलों में अम्लता अगर जेली की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें 0.75 टू 1% होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें 0.5 से 0.6 होनी चाहिए, इसमें 0.7 से 1% होनी चाहिए जेली में। जैम फलों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जैम जो होता है ये फलों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सेब जो होता है सबसे उपयुक्त फल होता है, इसके साथ साथ हम पपीता से भी जैम बना सकते हैं, आम से भी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी से भी बना सकते हैं, बेर से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर जेली की बात करें, ये एक ही प्रकार के फल से बनाया जाता है, ठीक है, इसमें दूसरा फल मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। फलों को मिलाकर मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी मैंने भी आपको बता दिया। जैसे अमरूद सबसे अच्छा फल माना जाता है जैम जेली, अमरूद की जैम सबसे अच्छा किसका माना जाता है, सेब का।
उसके साथ साथ करौंदे को का भी हम जेली बना सकते हैं, आंवला की भी जेली बना सकते हैं, नींबू के जितने भी हमारे प्रकार के फ्रूट हैं उनकी जेली बना सकते हैं, साथ ही साथ अंगूर की जेली भी बना सकते हैं, जामुन की भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने किसके बारे में जानी, जैम और जेली के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्वैश और कार्डियल की। ठीक है, स्क्वैश और कार्डियल की बात करेंगे। यह सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ है। क्या है, यह सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ है क्या, स्क्वैश। कार्डियल जो होता है नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। ठीक है, कार्डियल क्या होता है, नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। यह फलों की सांद्रित जो सांद्रित रस होता है या गुदा होता है, जो चीनी और पानी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। मतलब जो फलों का कंसंट्रेशन होता है या फलों का जो गूदा होता है, ठीक, उनके साथ एक निश्चित अनुपात में चीनी और पानी को मिलाते हैं। ठीक है, या छाने हुए फलों का रस होता है, मतलब नींबू नींबू जो होता है इसको हम छान लेते हैं, उसका जो रस बनता है उसे हम लोग कार्डियल बनाते हैं। अगर हम फल पानक या स्क्वैश की बात करते हैं, इसमें 25% फल का रस होना चाहिए, 30 से 35% चीनी और 1 से 2% साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें अगर चीनी की बात करते हैं तो इसमें चीनी नहीं मिलाई जाती, किसमें, क्योंकि नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, चीनी मिला देंगे टेस्ट बेकार हो जाएगा, तो खट्टे में चीनी नहीं मिलाते। स्क्वैश की बात करते हैं, टीएसएस 40% होना चाहिए। कार्डियल की बात करते हैं, टीएसएस 25 से 40% होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं अगला पॉइंट की, जो स्क्वैश होता है आम, नींबू, फालसा, संतरा, लीची व अंगूर से बनाया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर कॉर्डियल की बात करते हैं, ये मुख्यतः नींबू से बनाया जाता है। ठीक है, जो कॉर्डियल होता है ये नींबू से बनाया जाता है। अगला हम बात करते हैं शरबत की। ठीक है, शरबत और फ्लेवर सिरप की बात करते हैं। यह साफ चीनी और चाशनी द्वारा बनाया जाता है। शरबत क्या होता है, यह चीनी और चाशनी के द्वारा बनाया जाता है। 65 से 70% चीनी, 15 से 25% फल का रस, तो टीएसएस 68% होना चाहिए। ठीक है, अगर हम शरबत बना रहे हैं तो चीनी 65 से 70%, 15 से 25% फल और 68% टीएसएस होना चाहिए। ठीक, इसमें परिरक्षक का काम चीनी ही करती है, या आम, नींबू, अनानास, बादाम, खसखस, गुलाब, चंदन, अंगूर, अनार, इन चीजों से क्या बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है। ठीक है, फ्लेवर सिरप की बात करते हैं। ठीक है, कई कई फ्लेवर की सिरप आती है, उनकी अगर बात करें तो चीनी की चाशनी में कृत्रिम सुगंध, मतलब खुद से अपनी सुगंध डाल के, ठीक है, मतलब कहीं से जो आर्टिफिशियल जो स्मेल आती है, सुगंध डिबिया आती है, उनको डाल के विभिन्न प्रकार के खाने वाले रंग मिलाकर इससे बनाया जाता है क्या, फ्लेवर्ड सिरप। इसमें फल रस नहीं होता। ठीक, फलों का रस क्या होता, नहीं होता। इसमें चीनी की चाशनी बना दी जाती। ठीक, और आर्टिफिशियल जो हमारी सुगंध बनती है उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ खुद से रंग डाल देते हैं, जिस हमें रंग की बनानी होती उससे क्या बन जाता है, फ्लेवर्ड सिरप बन जाती है। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे मुरब्बा। मुरब्बा या कैंडी बनाना, जो हम लोग टॉफियां वगैरह खाते हैं। ठीक है, और मुरब्बा बनाने की में क्या अंतर होता है, यह चीनी द्वारा, जो मुरब्बा होता है चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाने वाला फल उत्पादक है। ठीक है, ये चीनी द्वारा क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। इसमें पूरे फल या उनके टुकड़ों को चीनी की चाशनी, जिसकी जिसमें 70% चाशनी होनी चाहिए, उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव करके रखा जाता है। जैसे आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, नाशपाती का मुरब्बा बनाते हैं। मुरब्बा बनाने से पहले आंवले में फोर्किंग फोर्किंग जो होती है क्रिया, और ब्लांचिंग क्रिया जो है ये करते हैं। फोर्किंग और ब्लांचिंग क्रिया किसमें करते हैं, जब हम मुरब्बा बनाते हैं किसका, आंवला का। अगर कैंडी की बात करते हैं, ठीक है, कैंडी बात करें या सूखी मिठाई की बात करें, इसमें फलों को चीनी की चाशनी व ग्लूकोज के आवरण से ढककर ग्राइंड कर लेते हैं तथा सुखाते हैं। मतलब जो इसमें फलों की चाश सॉरी चीनी की जो चाशनी होती है, वो जो ग्लूकोज होता है, उसका जो आवरण होता है, ठीक, उससे ढक लेते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, पीसते हैं। ठीक है, फिर कैंडी में 75% से ज्यादा शर्करा होती है। ठीक है, अगर कैंडी की बात करते हैं तो इसमें 75 मोर देन 75% क्या होता है, शुगर होता है। जैसे अगर बात करें, कैंडी का उदाहरण क्या है, आगरे का पेठा, बेर की कैंडी। ठीक है, ये सारे किसके उदाहरण, कैंडी के उदाहरण। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि सॉस केचप क्या होता है, मार्मलेट क्या होता है, फेनी क्या होता है, अचार क्या होता है। सॉस केचप की बात करते हैं, यह पके हुए टमाटर के गूदे से बनाया जाता है। ठीक है, जो पका हुआ टमाटर होता है उससे जो गूदा निकलता है उससे बनाया जाता है सॉस केचप। इसमें 28 से 30% टीएसएस होना चाहिए। वह परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम बेंजोएट। क्यों लेंगे, क्योंकि ये कलर्ड फ्रूट है। क्या है, कलर्ड फ्रूट है। ठीक है, कलर्ड फ्रूट में क्या लेते हैं, सोडियम बेंजोएट लेते हैं। ठीक है, कलरलेस फ्रूट में क्या लेते हैं, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। मार्मलेट की बात करते हैं, या नींबू वर्गीय फलों के गुदा को चीनी के साथ पकाकर बनाया जाता है। ठीक है,
जो नींबू वर्ग के फल होते हैं और उनके जो गूदा होता है, ठीक है, और उसके साथ चीनी को मिलाकर क्या बनाया जाता है, मार्मलेट बनाया जाता है। फेनी की बात करते हैं, गोवा में काजू के किण्वन से बनने वाला जो पेय पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, फेनी कहते हैं, या इंग्लिश में उसे वाइन कहते हैं, ठीक है। किससे बनता है, जो काजू का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, काजू को सड़ा के गला के जो भी हम वाइन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, फेनी कहते हैं। कहाँ पे, गोवा में। अचार की बात करते हैं, फल व सब्जियों को नमक जिसमें पर कितनी मात्रा होनी चाहिए, 15 से 20%। विनेगर मतलब सिरका 3% होना चाहिए, एवं तेल के साथ परीक्षित करना क्या कहलाता है, अचार कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वन लाइनर, उनके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में फल व सब्जी उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग पर्यवेक्षण में काम में लेते हैं, मतलब जितना भी हमारा फल और सब्जी का उत्पादन होता है उनको प्रिजर्वेटिव रूप में कितने परसेंट लेते हैं, 2 से 3%, ठीक है। 2 से 3% हम लोग क्या सब्जियों को प्रिजर्वेशन में डालते हैं। भारत में फल और सब्जी का कितना प्रतिशत भाग बिना उपयोग लिए ही खराब हो जाता है, 25 से 30%। मतलब इनको ना तो हम उपयोग में लेते हैं, ना किसी काम में ले पाते हैं, ठीक है, ना तो इन्हें प्रिजर्वेटिव कर पाते हैं, ना तो इन्हें कंज्यूम कर पाते हैं। ये 25 से 30% का भाग क्या होता है, खराब हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें फल परिरक्षण पदार्थों हेतु फल उत्पाद आदेश, ठीक है, फल उत्पाद आदेश कब लाया गया, ये 1955 में लाया गया। कब लाया गया, 1955 में लाया गया। फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब फ्रूट प्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, गुणवत्ता नियंत्रण, मतलब क्वालिटी को कंट्रोल करना। सर्वप्रथम फल परीक्षण के जनक किसे माना जाता है, निकोलस एपर्ट को माना जाता है, ठीक है। फ्रूट प्रिजर्वेशन का जनक किसे माना जाता है, निकोलस एपर्ट को माना जाता है, ठीक, जो जिन्होंने क्या किया था, कैनिंग की थी। जैम बनाने हेतु युक्त फल कौन सा है, सेब। जैम के लिए सबसे युक्त फल कौन सा है, सेब। जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, अमरूद, मैंने अभी आपको बताया था, अमरूद है, ठीक है। मार्मलेट बनाने हैं सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, नींबू वर्गीय जो होते हैं फल, ठीक है। कैंडी और मुरब्बा बनाने हैं सबसे उपयुक्त फल आंवला और बेर, ठीक है, जिसे हम लोग आगरा का पेठा वगैरह देखते हैं, एक कैंडी मुरब्बा में आ जाता है। भारत में सबसे ज्यादा अचार बनाया जाता है कैरी, कच्चे आम का अचार, ठीक है। कच्चे आम को क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अचार किसका बनाता है, कैरी का बनाया जाता है। सॉस और केचप बनाने हैं तो कौन सा फल उपयुक्त होता है, टमाटर, ठीक है। सॉस केचप के लिए टमाटर उपयुक्त होता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं तो खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत शर्करा परीक्षण का काम करती है, ठीक है, मतलब प्रिजर्वेशन का काम करती है, कितने परसेंट चीनी या कितने परसेंट शुगर, 66%, कितनी, 66%। खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा परीक्षण का काम करती है, 15 से 25%। अगर चीनी की बात करते हैं 66%, अगर नमक की बात करते हैं तो 15 से 25%, ठीक है। खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत मात्रा सिरका परीक्षण में लेते हैं, 2 से 3%। चीनी 66%, 15 से 25% जो हमारा नमक हो गया, 2 से 3% सिरका। सीडार किससे बनाया जाता है, सेब से बनाया जाता है। फेनी किससे बनाई जाती है, काजू और नारियल से बनाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये रिवाइज हो रहे हैं, अभी मैंने सब चीज अभी थ्योरी में आपको पढ़ाई है, उसके बाद ये रिवाइज करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कलरलेस फ्रूट के लिए कौन सा हम लोग परीक्षक यूज करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, KMS, ठीक है। जो कलर्ड फ्रूट होते हैं उनके लिए कौन सा यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा परीक्षक होता है, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, ठीक है। शून्य ऊर्जा शीतगृह, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर काम करता है, वाष्पीकृत शीतलन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया था चारों तरफ से दीवार बना देते हैं, फिर 7.5 सेंटीमीटर इसमें रेत की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर छप्पर नुमा एक हम उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। शून्य ऊर्जा शीतगृह जो होता है इसमें अंदर का टेम्परेचर व आर्द्रता कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 90% इसमें आर्द्रता रखी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा परीक्षक के रूप में काम में ली जाती है, 350 से 500 ppm, कितनी, 350 से 500 ppm। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी कितनी मात्रा लेते हैं, अगर प्रिजर्वेशन के लिए यूज करना है, 350 से 500 ppm। फल परीक्षण परिरक्षण में जो हमारा फ्रूट प्रिजर्वेशन होता है उसमें नमक और चीनी किस सिद्धांत पर काम में करते हैं, ऑस्मोसिस के सिद्धांत पे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं फलों की डिब्बाबंदी के लिए, जो फलों की डिब्बाबंदी या कैनिंग होती है उसके लिए शर्करा की सांद्रता कितनी रखते हैं, 20 से 25%। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए 2% नमक का घोल लगते हैं, अगर नमक की घोल की बात करते हैं 2%। अगर शर्करा की बात करते हैं जो फलों के लिए डिब्बाबंदी के लिए यूज होती है, 20 से 25%, ठीक है।
बालानगर, लाल शरीफा, अर्का सहन, ये किसकी किस्में है? सीताफल की। सीताफल मतलब होता है कद्दू, ठीक है। कद्दू की किस्में कौन सी हैं? बालानगर, लाल शरीफा, अर्का हसन, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, आम की कौन सी किस्म डिब्बा बंदी के लिए सबसे उपयुक्त होती है? दशहरी। दशहरी का सबसे उपयुक्त होती है डिब्बा बंदी के लिए या कैनिंग के लिए। सब्जियों की डिब्बा बंदी में संसाधन का उपयुक्त तापमान 115 से 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अगर फलों की डिब्बा बंदी कर रहे हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितने टाइम तक रखते हैं? 30 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है ये कंप्लीट हो गया, आपका जो भी फ्रूट प्रिजर्वेशन या वेजिटेबल प्रिजर्वेशन वाला पोर्शन था। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ जो हॉर्टिकल्चर की जनरल चीजें हैं, ठीक है। जो हमारे साइट सिलेक्शन होते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाने के लिए साइट सिलेक्शन करेंगे, किस टाइप का हम लोग उसमें मेथड अपनाएंगे ट्रांसप्लांटिंग का, ठीक है। ये चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।